हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल हैशटैग स्टडी विद स्टार्ट 2021। जैसे कि आप जानते हो, हमने स्टार्ट किए हुए हैं बीए बीएससी फिफ्थ सेम के मैथ्स, ग्रुप्स एंड रिंग्स एंड सेकेंड इज रियल एनालिसिस। रियल एनालिसिस के इससे पहले वाले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट की थी। आज हम करेंगे उससे आगे वाले कुछ कॉन्सेप्ट हैं, कोशिश टेस्ट है, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस है, इससे रिलेटेड एक थ्योरम भी है, कंपैरिजन टेस्ट है फॉर कन्वर्जेंस एट इन्फिनिटी। अभी तक हमने इन्फिनिटी की बात नहीं की थी, हम ए और बी ही लेके चल रहे थे जो लिमिट्स थी। फिर कंपैरिजन टेस्ट 1 के नाम से है, 2 के नाम से है, और फिर लास्ट में है एन इम्पॉर्टेंट कंपैरिजन इंटीग्रल। ये सब करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। हम इनसे रिलेटेड एग्जाम्पल्स है ना, जितने सारे एग्जाम्पल्स हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, देखने में बड़ा है, वैसे कुछ भी नहीं है इसके अंदर, तो एक बार पढ़ के देखते हैं। कोशिश टेस्ट क्या कहता है? पहली बात, कोशिश टेस्ट हमें लगाना क्यों पड़ा? क्योंकि ज़रूरी नहीं है ना कि एफ हमेशा ही पॉजिटिव हो, क्योंकि पिछले जो हम पहले कंपैरिजन टेस्ट किए थे ना, उनमें कंडीशन थी कि एफ हमेशा पॉजिटिव होगा। अब अगर एफ पॉजिटिव नहीं है तो क्या? तो हम कोशिश टेस्ट लगा सकते हैं। देखो, जो नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है ना, किसी भी इम्प्रॉपर इंटीग्रल के ए पॉइंट पे कन्वर्जेंस होने की, जहाँ पे ए पॉइंट इन्फिनिट डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट है, ये तो हम अभी तक करते आ रहे हैं ना। ए पॉइंट इन्फिनिट डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट होता है और उसी पे ही हम कन्वर्जेंस चेक करते हैं डिफरेंट कंपैरिजन टेस्ट वगैरह लगा के। अब कोशी टेस्ट क्या कहता है कि अगर एफ पॉजिटिव नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि एफ पॉजिटिव हो, उस केस के अंदर आप कैसे चेक करोगे? तो उसकी कंडीशन क्या है? इज दैट कि ईच एम ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव नंबर डेल्टा सच दैट, यानी कोई नंबर m के लिए कोई डेल्टा इस टाइप से एग्जिस्ट करे कि जब जब एप्सिलॉन 1 और एप्सिलॉन 2 डेल्टा से छोटे हैं, तब तब ये जो इंटीग्रल है ना, ये m से छोटा हो। m के लिए कोई डेल्टा इस टाइप से एग्जिस्ट करे कि जब जब एप्सिलॉन 1 और एप्सिलॉन 2 डेल्टा से छोटे हैं ना, तब तब जो ये इंटीग्रल है, कौन सा, इसमें ऐड कर दो एप्सिलॉन 1, इसमें ऐड कर दो एप्सिलॉन 2, ये जो इंटीग्रल है ये m से कम हो। अगर ऐसा हो जाता है तो a पॉइंट पे कैसा है? कन्वर्जेंट है। अब ये थोड़ा सा अजीब लग रहा है, तो इसका प्रूफ हमें देखना पड़ेगा कि ऐसा कह कैसे सकता है। देखो, a इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट है ए बी के अंदर, देयरफॉर बाय डेफिनेशन जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल है ये कन्वर्ज कब करेगा? जब ये फाइनाइटली एग्जिस्ट करेगा। ये हम पहले पढ़ चुके हैं, स्टार्टिंग में हमने यही किया था जो चैप्टर 2 था, कि इस टाइप से जहाँ पे ए इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट होता है, हम क्या करते हैं, इसमें एप्सिलॉन ऐड कर देते हैं और लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 पॉजिटिव लगा देते हैं। अगर इसकी एक फाइनाइट वैल्यू आ जाती है तो हम कहते हैं वो वहाँ पे कन्वर्जेंट है। अब इसको ना आप फाई एप्सिलॉन का नाम दे दो, फंक्शन मान लो इसको। अब कोशी क्राइटेरिया है जो फाइनाइट लिमिट्स का, वो क्या कहता है कि नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट ऑफ फाई एप्सिलॉन एज एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 प्लस, यानी जैसे जैसे फाई एप्सिलॉन, यही है ना फाई एप्सिलॉन, फाई एप्सिलॉन पे एप्सिलॉन 0 को टेंड करेगा, वैसे वैसे इसकी लिमिट के एग्जिस्टेंस की कंडीशन क्या होती है कि फॉर एवरी m ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव नंबर डेल्टा सच दैट जो फाई एप्सिलॉन है ना, फाई एप्सिलॉन 1 और फाई एप्सिलॉन 2, उनका डिफरेंस उस m से कम हो जाए। ये यूं का यूं उसने कोशी क्राइटेरिया जो है फाइनाइट लिमिट्स का, वो उठा के रखा हुआ है। ठीक है, तो कोशी क्राइटेरिया बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है, कोई ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं है। ये फाई एप्सिलॉन है, इसने ये कहा कि जो फाई एप्सिलॉन है, इसके ऊपर जब आप एप्सिलॉन को 0 टेंड कराओगे ना, तो इस लिमिट के एग्जिस्टेंस की नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन क्या है कि फॉर एवरी m ग्रेटर देन 0 कोई पॉजिटिव नंबर डेल्टा एग्जिस्ट कर जाए कि फाई एप्सिलॉन 1 माइनस फाई एप्सिलॉन 2, उसका मॉडुलस उस m नंबर से क्या हो जाए? लेस हो जाए, जब जब जो एप्सिलॉन 1 और एप्सिलॉन 2 लेस देन डेल्टा है। बस उसके बाद फाई एप्सिलॉन ये है, तो फाई एप्सिलॉन 1 का क्या होगा? जहाँ एप्सिलॉन है वहाँ एप्सिलॉन 1 रख दो, एप्सिलॉन 2 रख दो, ये चीज़ आ गई।
अब नेगेटिव है, आप इंटीग्रल की प्रॉपर्टी को पता है आपको, नेगेटिव साइन हटाने के लिए हम उसको लिमिट, अपर लिमिट को लोअर लिमिट बना देते हैं, लोअर लिमिट को अपर लिमिट। तो ए प्लस एप्सिलॉन टू यहाँ बी। अब यहाँ से बी तक और बी से यहाँ तक, तो बी को बीच में से हटा ही दो, ए प्लस एप्सिलॉन वन से ए प्लस एप्सिलॉन टू एफ डी एक्स इज लेस देन एम। यानी ये चीज़ कहाँ से आई है, मेन रोल इसमें इसका ही है, कोशी क्राइटेरिया का। अब आपको मुझे लग रहा है बहुत इजी लगा होगा, क्योंकि देखो ये हम पहले कर चुके हैं, फिर हमने कुछ नहीं किया, इसको फाइव एप्सिलॉन माना है। फिर हमने कहा ये लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी, जब किसी एम के लिए कोई डेल्टा एग्जिस्ट कर जाए कि उनका डिफरेंस एम से कम हो, जब जब एप्सिलॉन वन और एप्सिलॉन टू डेल्टा से कम हो। फिर वैल्यूज रख दो, सिंपली ये आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा हो गया कंप्लीट। अब आगे देखो, बहुत ही इजी और इम्पॉर्टेंट भी है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो एक बार हम सबकी डेफिनेशन पढ़ते हैं और समझते हैं, उसके बाद हम उनके प्रूफ पे चलेंगे। पहले देखो एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस, नाम से ही पता चल रहा है, कोई भी इम्प्रॉपर इंटीग्रल है उसको एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट कब कहते हो। कन्वर्जेंट तो आपको पता है, एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट का मतलब क्या है। अगर मैं कहूँ ये एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट है, मतलब क्या, एफ का मोड अगर आप यहाँ रख देते हो ना, तो ये इंटीग्रल कन्वर्जेंट है। ठीक है, अगर हम कहते हैं ये कन्वर्जेंट है, तो हम ये कहते हैं ये पूरा इंटीग्रल कन्वर्जेंट है। एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट का मतलब क्या है, इस फंक्शन की पॉजिटिव वैल्यूज ले लो और फिर उसका इंटीग्रेशन निकालो, तो वो कन्वर्जेंट आए, तो हम कहेंगे ये वाला क्या है, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। ठीक है, कहीं किसी फंक्शन का मॉडुलस कन्वर्जेंट दिया हो ना, तो आप इस इंटीग्रल को कहते हो ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है। ये कन्वर्जेंट होगा तो ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगा। ठीक है, ये तो जस्ट एक डेफिनेशन थी। आगे देखो, एक बार ये वाली थ्योरम है, इसका प्रूफ देख लेते हैं, उसके बाद सेम से हैं कंपैरिजन टेस्ट, उनको हम फिर समझेंगे, क्योंकि ये भी छोटा ही है, कुछ नहीं है इसके अंदर भी। एवरी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट, यानी कोई भी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है ना, तो वो कन्वर्जेंट भी होगा। यानी उसका मॉडुलस अगर उसका इंटीग्रेशन कन्वर्ज करता है, तो उसका इंटीग्रेशन भी कन्वर्ज करेगा। यानी किसी भी को भी अगर आपको कन्वर्जेंट चेक करना है ना, तो आप ये देख लो क्या वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है, क्या उसके मॉडुलस का इंटीग्रेशन फाइनाइट वैल्यू दे रहा है, तो इसका मतलब वो भी फाइनाइट वैल्यू देगा। देखो, तो हमें क्या मानना पड़ेगा कि वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है, फिर हम ये प्रूव कर देंगे कि वो कन्वर्जेंट भी होगा। अब कन्वर्जेंट होगा इस चीज़ की तो कोशी टेस्ट ने हमें बता दिया था कि नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन क्या है कन्वर्ज होने की, ये वाली। यानी अगर हम ये चीज़ प्रूव कर दें तो हम ये कह सकते हैं ना कि वो कन्वर्जेंट होगा। तो देखो, अभी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है, यानी उसका जो मॉडुलस है ना वो कन्वर्जेंट है। अब कोशी टेस्ट क्या कहता है कि ये चीज़ होल्ड करेगी, है ना। एफ मॉडुलस एफ था ना, यहाँ पे भी मॉडुलस एफ लगाया, यही था ना कोशी टेस्ट में, प्लस एप्सिलॉन वन प्लस एप्सिलॉन टू लेस देन एप्सिलॉन, जब एप्सिलॉन वन और एप्सिलॉन टू डेल्टा से कम है। अब रीमान इंटीग्रेशन क्या कहता है कि फंक्शन पे मॉडुलस लगाओगे और इंटीग्रेशन निकालोगे ना, वो ग्रेटर देन इक्वल टू होगा उस इंटीग्रेशन निकाल के और फिर मॉडुलस लगाने पे। अब ये इससे लेस है, लेकिन जो ये चीज़ है ये तो इस m से लेस है, दिस इज लेस देन दिस बट दिस इज लेस देन m, तो इसको बीच में से हटा दो, ये किससे लेस हो गया, m से। अब ये तो कोशी की जो टेस्ट है वही तो है ये, लेकिन किसके लिए, f के लिए। तो ये कंडीशन होल्ड करने वाला फंक्शन कन्वर्जेंट हो गया, और वो कौन है, f। तो f का जो इंटीग्रेशन है वो कन्वर्जेंट हो गया a के ऊपर। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। दो चीज़ें अब हमने देख ली, अब हमारे 4 कंपैरिजन टेस्ट हैं जो बहुत ही सिंपल हैं। अब देखो, आप एक चीज़ तो सोच सकते हो कि हमने कंपैरिजन टेस्ट पीछे भी तो किए थे और अब हम यहाँ भी कर रहे हैं। रीज़न क्या है, हमने वहाँ पे लिमिट्स ली थी a से लेके b तक, लेकिन यहाँ पे कंपैरिजन टेस्ट हैं जब लिमिट हो जाती है इन्फिनिटी, यानी a से इन्फिनिटी। अगर इस टाइप की इंटीग्रल की कन्वर्जेंस आपने चेक करनी है ना, तो हम इन कंपैरिजन टेस्ट का यूज़ करते हैं, एक्सरसाइज 2.3 वाले। वरना अगर फाइनाइट है तो वही उन्हीं में काम चल जाएगा, और उनमें भी आपको पता है 1-2 ही हैं जो मेन यूज़ होते हैं। तो देखो, 4 हैं कंपैरिजन टेस्ट जो आज हम करेंगे, 4 के 4 उनके जैसे ही हैं, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, बाकी तो बिल्कुल मतलब अप्रॉक्सीमेटली सेम ही है। देखो,
नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर द कन्वर्जेंस ऑफ दिस, यानी इसके कन्वर्जेंस की जो नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन क्या है, जहाँ पे ये पॉजिटिव है, देखो पॉजिटिव बता दिया इसने, इज दैट देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर एम, कोई पॉजिटिव इंटीजर एम एग्जिस्ट कर जाए कि ये जो इंटीग्रल है, इन्फिनिटी नहीं, टी, ए से टी तक का, ये एम से हमेशा ही कम हो फॉर ऑल टी ग्रेटर देन इक्वल टू ए। देखो इस चीज़ के कॉन्सेप्ट को ना बिल्कुल ध्यान से समझना। इसने कहा इन्फिनिटी वाले इंटीग्रल की ये बात करना चाहता है। अब हमें कंपैरिजन टेस्ट की ज़रूरत क्यों पड़ेगी जब हमें लगेगा कि हम इसका डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। अब डायरेक्ट नहीं निकाल सकते तो कंपैरिजन टेस्ट में भी हमें इसको थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ेगा ना, क्योंकि डायरेक्ट निकाल सकते तो हम कंपैरिजन टेस्ट लगाते ही क्यों। अब कंपैरिजन टेस्ट लगाने के लिए हम इसको चेंज कर लेंगे, इन्फिनिटी की जगह रख देंगे टी। फिर हम चेक कर देंगे कि अगर हम ए से बड़ी टी की कोई भी वैल्यू ले रहे हैं, अगर उस इंटीग्रेशन की वैल्यू हमेशा ही एम से कम आ रही है ना, तो इसका मतलब वो जो ए से इन्फिनिटी वाला इंटीग्रल है वो भी हमेशा कन्वर्जेंट होगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। इसका निकालने के लिए ए से टी तक का निकाल लो। अगर फॉर ऑल टी ग्रेटर देन इक्वल टू ए हमेशा ही ये चीज़ एम से कम आ रही है, तो हम क्या कहेंगे, वो कन्वर्जेंट है, ए से इन्फिनिटी वाला इंटीग्रल। अब इसका भी कुछ ज़्यादा यूज़ नहीं होना है और 3-4 लाइनें ही हैं इसके प्रूफ की, एक बार उनको देख लेते हैं। अब ये तो आपको पता है, ये जो है वो इक्वल होगा, इन्फिनिटी को टी से रिप्लेस कर दो और लिमिट टी टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये हम करते थे ना, इन्फिनिटी की जगह हम टी रख देते थे, इसको निकालते थे और फिर लास्ट में हम क्या कहते थे कि हम रख देंगे बाद में टी को इन्फिनिटी। अब जो ए से इन्फिनिटी एफ डी एक्स है वो कन्वर्जेंट कब होता है, अगर ये फाइनाइटली एग्जिस्ट कर जाए, यानी अगर ये वैल्यू फाइनाइट आ जाती है तो ये भी तो फाइनाइट आएगी, और ये फाइनाइट आ गई वैल्यू, इसका मतलब ये कन्वर्ज करती है। यानी ये कब कन्वर्ज करेगी, जब ये वैल्यू फाइनाइट आ जाए। अब देखो एफ एक्स पॉजिटिव है, यानी जैसे जैसे एक्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है एफ एक्स बढ़ता जा रहा है, तो इसका मतलब इसका ये अगर इंक्रीजिंग है तो इसका इंटीग्रेशन भी तो इंक्रीजिंग होगा जैसे जैसे टी इन्फिनिटी को टेंड करेगा। अब हमें चाहिए कि फाइनाइट लिमिट को टेंड करे। अब ये फाइनाइट लिमिट को सिर्फ तभी टेंड करेगा अगर ये बाउंडेड अबव है। बाउंडेड अबव यही होता है ना कि कोई ना कोई नंबर एग्जिस्ट कर जाए जिससे ये वैल्यू हमेशा छोटी हो, तभी तो हम कहेंगे कि ये फाइनाइट वैल्यू आएगी इसकी। यानी ये इंक्रीजिंग फंक्शन है तो सिर्फ एक ही चीज़ है, एक ही कंडीशन है जिस पे इसकी फाइनाइट वैल्यू आ सकती है, और वो क्या है, जब ये बाउंडेड अबव हो, यानी कोई नंबर ऐसा ज़रूर एग्जिस्ट करे m जिससे इसकी वैल्यू हमेशा ही छोटी हो, यानी ये हमेशा m से छोटा रहे। t कोई भी ले लो, a से कितना भी बड़ा ले लो, अगर ये m से हमेशा छोटा रहता है तो हम कह सकते हैं इसकी जो लिमिट है वो फाइनाइट आएगी। यही तो कंडीशन हमें बताई थी अभी कि उस इंटीग्रेशन की वैल्यू a से t हमेशा ही m से कम रहे फॉर ऑल t ग्रेटर देन इक्वल टू a। ठीक है ना, यही चीज़ है। अब हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग वाले 3 कंपैरिजन टेस्ट हमारे बच्चे हैं जो कि वही हैं, बिल्कुल अप्रॉक्सीमेटली सेम है, डिफरेंस है बस लिमिट्स का। देखो पॉजिटिव फंक्शंस हैं और एफ एक्स की वैल्यू अगर हमेशा जी ऑफ एक्स से कम रहती है फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए, तो अगर छोटे वाला कन्वर्ज करता है, देखो छोटे वाला अगर किसी फाइनाइट लिमिट को टेंड कर रहा है तो ऑब्वियसली बड़े वाला भी तो करेगा ना, सॉरी 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 उल्टा बोल दिया मैंने। अगर बड़े वाला कन्वर्ज करता है, किसी फाइनाइट लिमिट को टेंड करता है, तो छोटा, ये तो हमेशा उससे छोटा ही है, तो ऑब्वियसली किसी फाइनाइट लिमिट को टेंड करेगा। ऐसा तो हो नहीं सकता ये फाइनाइट आ रहा है और ये इनफाइनाइट आ रहा है तो ये से छोटा तो कैसे हुआ। तो ये कन्वर्ज करता है तो ये भी कन्वर्ज करेगा। और डाइवर्जेंस के लिए उल्टा था, अगर ये डाइवर्ज करता है तो ये भी डाइवर्ज करेगा। बिल्कुल सेम यही चीज़ यहाँ पे है, वही हमने वहाँ की थी, डिफरेंस सिर्फ लिमिट का है, वहाँ ए से बी था, यहाँ ए से इन्फिनिटी है। यानी अगर कोई एफ एक्स हमेशा ही लेस देन इक्वल टू जी एफ एक्स रहता है तो बड़े वाला कन्वर्जेंट तो छोटे वाला भी, और छोटे वाला डाइवर्जेंट तो बड़े वाला भी डाइवर्जेंट। ऐसे ही कंपैरिजन टेस्ट 2 है, हमने किया था ना, इनका डिफरेंस सॉरी इनका जो डिवाइड करने पे वैल्यू अगर एल आ रही है जो कि ना ज़ीरो है ना इन्फिनिटी है, तो वो कन्वर्ज और डाइवर्ज टुगेदर करेंगे। ज़ीरो आ रही है तो नीचे वाले पे डिपेंड करेगा,
लेकिन ज़ीरो आने पे हम सिर्फ कन्वर्जेंस के बारे में कह सकते हैं, डाइवर्जेंस के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। अगर नीचे वाला कन्वर्जेंट है तो ऊपर वाला भी कन्वर्जेंट होगा। इन्फिनिटी आता है तो नीचे वाला डाइवर्जेंट है तो ऊपर वाला डाइवर्जेंट होगा। यही 3 चीज़ें वहाँ थी। डिफरेंस क्या है? वहाँ पे हम एक्स को उसको टेंड कराते थे जहाँ पे वैल्यू क्या देता था, इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट होता था। लेकिन यहाँ पे तो लिमिट ही इन्फिनिटी है। तो हम इम्प्रॉपर इंटीग्रल में हमने पढ़ा था ना, इम्प्रॉपर इंटीग्रल कब होता है? या तो लिमिट्स इन्फिनिटी हो, अपर लिमिट लोअर लिमिट या दोनों, या फिर वो फंक्शन किसी वैल्यू पे इन्फिनिटी हो जाए। अब फंक्शन किसी वैल्यू पे इन्फिनिटी हो जाए वो केस हम पहले पढ़ चुके हैं पिछली एक्सरसाइजेस में। अब बात आती है अगर कोई लिमिट ही इन्फिनिटी हो जाए, तभी तो इन्होंने ए से इन्फिनिटी तक का इंटरवल दिया है। तो लिमिट हम ऑब्वियसली एक्स को इन्फिनिटी को ही टेंड कराएंगे। अब ये वाला देखो, जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल ये वाला है, ये हमने किया था ना 1/x की सम पावर, ये कन्वर्ज करेगा इफ एंड ओनली इफ n 1 से बड़ा है और डाइवर्ज करेगा दूसरे केस के अंदर। अब देखो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, जितना कंपेयर करके हम पढ़ेंगे ना उतना अच्छे से समझ आएगी हर चीज़। ए से बी तक के लिमिट में आपको पता है कन्वर्ज कब करता था, अगर ये n 1 से कम होता था। ए से इन्फिनिटी है तो कन्वर्ज कब करेगा, अगर n 1 से बड़ा होगा। एक दूसरे का उल्टा है बस, तो इजीली याद हो गया। अगर ए से बी है तो कन्वर्ज कब करेगा, जब 1 से कम होगा। ए से इन्फिनिटी है तो कन्वर्ज कब करेगा, जब 1 से बड़ा होगा। बस यही हमारे इंटीग्रल्स हैं। प्रूफ और देख लो इनका, कुछ कुछ उन जैसा ही है, फिर भी हम करेंगे, छोड़ेंगे तो नहीं ना। अब ये तो पॉजिटिव फंक्शंस हैं सच दैट एफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू जी एक्स, ये इसने हमें दिया हुआ है। अब ये इससे लेस है तो इनका जो इंटीग्रेशन है ए से टी, वो भी तो एफ वाले का जी वाले से कम होगा, लेस देन इक्वल टू होगा। अब पहली चीज़ क्या कहती थी कि अगर ये कन्वर्ज करता है तो ये भी कन्वर्ज करेगा। ये कन्वर्ज करता है मतलब ये कन्वर्ज करता है। तो देखो अभी हमने पीछे क्या किया था, कोई भी कन्वर्ज करता है, ये इसके कन्वर्ज होने की कंडीशन क्या है कि ए से टी तक एफ डी एक्स हमेशा किसी एम से कम हो फॉर ऑल टी ग्रेटर देन इक्वल टू ए। वही बात है, ये कन्वर्जेंट है, इसका मतलब दिस इज लेस देन इक्वल टू एम फॉर ऑल टी ग्रेटर देन इक्वल टू ए। अब ये वैल्यू ही किसी एम से कम है और ये तो इससे भी छोटी है, तो ये भी तो उस एम से कम ही रहेगी। और ये कंडीशन क्या कहती है कि एफ कन्वर्जेंट है ए से इन्फिनिटी। अब बात आती है डाइवर्जेंट की। ये तो देखो सिंपल सी बात है, डाइवर्जेंट, ये डाइवर्जेंट है तो ए से टी तक जो इंटीग्रेशन होगा ये बाउंडेड अबव नहीं होगा। जब ये डाइवर्जेंट है मतलब इसकी वैल्यू इन्फिनिटी आती है। जब ए से इन्फिनिटी तक जो वैल्यू है वो इन्फिनिटी आ रही है, इसका मतलब ए से टी करोगे वो बाउंडेड अबव नहीं होगा, क्योंकि अगर इसकी बाउंड एग्जिस्ट कर जाती तो ये डाइवर्जेंट कैसे होता, कन्वर्जेंट होता। तो ये डाइवर्जेंट है मतलब ए से, जो ए से इन्फिनिटी वाला डाइवर्जेंट है मतलब ए से टी वाला बाउंडेड अबव नहीं है। और छोटे वाला है वो ही बाउंडेड अबव नहीं है, तो बड़े वाला तो ऑब्वियसली बाउंडेड अबव नहीं होगा। जब छोटे वाले की ही बाउंड एग्जिस्ट नहीं कर रही और बड़े वाला तो इस छोटे वाले से भी बड़ा है, तो उसकी कैसे एग्जिस्ट कर जाएगी बाउंड, और इसकी एग्जिस्ट नहीं करती तो ए से इन्फिनिटी जी डी एक्स क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट। बस आगे देखिए, ये भी हम प्रूव करते हैं। फर्स्ट क्या कैसे करेंगे, ये जो है वो एज जैसा कि 0 से बड़ा होगा, क्योंकि दोनों पॉजिटिव फंक्शंस है ना, उनकी डिवीजन भी 0 से बड़ी होगी फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए। एंड एल 0 नहीं है, ना 0 है ना इन्फिनिटी है, क्योंकि 0 और इन्फिनिटी के लिए तो हमने अलग से बनाए हुए हैं। अब एल 0 से बड़ा है, सॉरी ये 0 से बड़ा है और इसकी वैल्यू हमने एल मानी हुई है, यानी एल 0 से बड़ा है। अब आप इस टाइप से एप्सिलॉन मान लो कि उसमें से ज़रा सा कुछ एप्सिलॉन माइनस कर दिया ना तो भी वो 0 से बड़ा ही रहे। अब देखो, लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ एक्स बाई जी एक्स एल के इक्वल है। अब लिमिट वाली डेफिनेशन लगा दो। लिमिट क्या कहती है कि जब ये वैल्यू एक्स को इन्फिनिटी टेंड कराने पे एल के इक्वल आ रही है, इसका मतलब इनका डिफरेंस किसी एप्सिलॉन से कम होगा, जैसे जैसे एक्स की वैल्यू किसी के से हमेशा ही बड़ी होती रहेगी। ठीक है, यानी देखो एक्स की वैल्यू के से बड़े होने का मतलब क्या है, जैसे जैसे एक्स इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है, बड़ा होता जा रहा है, के से बहुत बड़ा होता जा रहा है, वैसे वैसे इन दोनों का डिफरेंस एप्सिलॉन से कम होता जा रहा है,
यानी लास्ट में जाके तो दोनों इक्वल ही हो जाएंगे, क्योंकि इसने कहा जब ये इन्फिनिटी को अटेंड कर जाएगा तो ये इक्वल हो जाएंगे। जब तक नहीं करता, जब तक ये x ग्रेटर देन इक्वल टू k ही है, तब तक इनका डिफरेंस किसी एप्सिलॉन से कम रहेगा। वैसे तो ये डायरेक्ट डेफिनेशन है, मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ ताकि आपको ये चीज़ें याद रहे कि ऐसा क्यों है। रटना नहीं है, समझना है। अब इसको खोल लो। अब ये चीज़ किसी एप्सिलॉन से कम है, मतलब ये चीज़ माइनस एप्सिलॉन और प्लस एप्सिलॉन के बीच में है, और फिर आप हर साइड l ऐड कर दो, तो l माइनस एप्सिलॉन और l प्लस एप्सिलॉन के बीच में है कौन, f(x/gx). फिर आप क्या करो, gx से मल्टीप्लाई कर दो हर साइड, तो ये चीज़ आ जाएगी। अब देखो वही चीज़ है, आपको ध्यान हो हमने ऐसा ही उनमें किया था दूसरे कंपैरिजन टेस्ट्स में, ये इसके और उसके बीच में। अब जो अगर ये कन्वर्ज करता है, ये जो बीच वाला है ये कन्वर्ज करता है, तो ऑब्वियसली ये भी कन्वर्ज करेगा। एंड इफ gx कन्वर्ज करता है तो a से b f(dx) भी कन्वर्ज करेगा। इसका मतलब आप समझ गए ना, यानी जब ये बड़े वाला ही कन्वर्ज कर जाएगा तो छोटे वाला भी तो कन्वर्ज करेगा। यानी a से इन्फिनिटी f(dx) कन्वर्ज करेगा तो a से इन्फिनिटी g(dx) भी तो कन्वर्ज करेगा। साथ में कुछ छोटी सी चीज़ मल्टीप्लाई है, उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। इन्फिनिटी तो छोटी सी चीज़ है, इन्फिनिटी तो कभी हो ही नहीं सकती, तो इसकी वजह से डाइवर्जेंट तो होगा नहीं। तो f(x) कन्वर्जेंट है तो ये भी कन्वर्जेंट होगा। जब ये a से इन्फिनिटी इतनी बड़ी लिमिट पे ही अगर ये कन्वर्जेंट है, तो a से b पे तो ये कन्वर्जेंट होगा ही होगा। सॉरी, इतना आप समझ गए ना। अगर ये कन्वर्जेंट तो ये भी कन्वर्जेंट। f अगर a से इन्फिनिटी पे कन्वर्जेंट, तो जो g है वो भी a से इन्फिनिटी पे कन्वर्जेंट। दूसरी चीज़ इसने क्या कही कि अगर जैसे ये इससे बड़ा है, f(x) इससे बड़ा है, वैसे gx भी तो f(x) से बड़ा है। अगर ये जो कन्वर्ज करेगा तो ये भी तो कन्वर्ज करेगा, है ना। अब यहाँ पे ना थोड़ी प्रॉब्लम है, यहाँ पे इन्फिनिटी आएगा क्योंकि b वाली तो लिमिट हमने कर दी, हमारे काम की नहीं है। यानी जैसा कि ये बड़ा है तो ये कन्वर्ज करेगा तो ये भी कन्वर्ज करेगा। इन दोनों को लोगे तो ये बड़ा है, यानी ये कन्वर्ज करेगा तो ये कन्वर्ज करेगा। यानी f कन्वर्ज करता है तो g कन्वर्ज करेगा, g कन्वर्ज करता है तो f कन्वर्ज करेगा। सिमिलरली डाइवर्जेंस की बात है, यानी एक दूसरे पे ही डिपेंड करते हैं, यानी दे कन्वर्ज एंड डाइवर्ज टुगेदर। यही हम कहते हैं ना, जब l के इक्वल आए तो कन्वर्ज और डाइवर्ज टुगेदर करते हैं। वैसा ही कुछ हमें ज़ीरो के लिए करना है। जब ज़ीरो आया तो इसका डिफरेंस ज़ीरो से किसी एप्सिलॉन से कम हो जाएगा जब x ग्रेटर देन इक्वल टू k है। यानी ज़ीरो को हटा दो, ये चीज़ आई। अब मॉडुलस को हटा दो, क्योंकि मॉडुलस इसके एप्सिलॉन से कम है, मतलब ये माइनस एप्सिलॉन और प्लस एप्सिलॉन के बीच में है। माइनस एप्सिलॉन वाले की हमें ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये हमने रख लिया। gx से मल्टीप्लाई कर दिया, f(x) इज लेस देन एप्सिलॉन gx। बस अब हम सिर्फ एक ही चीज़ कह सकते हैं कि अगर ये बड़े वाला कन्वर्ज करता है तो छोटे वाला भी कन्वर्ज करेगा। सो a से इन्फिनिटी g(dx) कन्वर्ज करता है तो a से इन्फिनिटी f(dx) भी क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। इन्फिनिटी वाले केस में क्या करोगे, बिल्कुल वैसे ही जो हमने वहाँ किया था, वो इन्फिनिटी के इक्वल आ रहा था तो इसको हमने ग्रेटर देन m मान लिया था ना, हर किसी x ग्रेटर देन इक्वल टू k के लिए। इन्फिनिटी है यानी m से हमेशा ही बड़ा रहेगा ये, इन्फिनिटी तो किसी नॉर्मल से वैल्यू से तो हमेशा ही बड़ा होता है। फिर हमने gx से मल्टीप्लाई कर दिया हर साइड। अब यहाँ पे हम डाइवर्जेंस की बात कर सकते हैं कि जब छोटे वाला डाइवर्जेंट हो जाएगा तो बड़े वाला तो ऑब्वियसली डाइवर्जेंट हो जाएगा। यानी इफ a से इन्फिनिटी g(dx) डाइवर्जेस, सो a से इन्फिनिटी f(dx) ऑल्सो डाइवर्जेस एट इन्फिनिटी। वहाँ पे हम a पे निकालते थे ना, क्योंकि a इन्फिनिट डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट होता था। यहाँ पे इन्फिनिटी कौन है, इन्फिनिटी, यानी यहाँ पे लिमिट ही इन्फिनिटी है तो लिमिट इन्फिनिटी पे ही हम चेक करते हैं, बाकियों पे तो वो हो ही जाएगा। देखो लास्ट हमारा कंपैरिजन इंटीग्रल क्या है, पावर में हो, जब 1/x की कोई पावर में हो, a से b लिमिट हो तो वो लेस देन 1 हो तो कन्वर्जेंट होगा, लेकिन a से इन्फिनिटी लिमिट हो तो जब वो n ग्रेटर देन 1 होगा तो वो कन्वर्जेंट होगा, वरना डाइवर्जेंट होगा। अब इसको निकालते हैं। पहले हम क्या करेंगे, a से t लिमिट ले लेंगे और t टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब इसको जैसे सॉल्व करते हैं नॉर्मली वैसे सॉल्व करो, इंटीग्रेशन इसका आ जाएगा लास्ट में ये चीज़। अब देखो जैसे ही आप n को 1 से ज़्यादा पुट करते हो, 1 से कुछ बड़ा पुट करते हो, तो बिल्कुल ध्यान से देखना इस वाली, क्योंकि t इन्फिनिटी यानी इस टर्म को देखना बिल्कुल ध्यान से। जब n 1 से बड़ा हो गया, n 1 से बड़ा है, यानी 1 में से कुछ बड़ी टर्म माइनस करोगे तो ये क्या आएगा, नेगेटिव आएगी, t की नेगेटिव पावर।
जैसे टी की -1, टी की -2 इस टाइप का कुछ आएगा, यानी उसको हम नीचे लेके आएंगे फिर 1/t समथिंग। और इन्फिनिटी पुट करोगे तो 1/∞ क्या हो जाएगा, 0, यानी सिर्फ ये टर्म बच जाएगी जब n ग्रेटर देन 1 है। लेकिन जब लेस देन 1 है तो ये ऊपर ही रहेगा, 1 में से उससे कुछ छोटी वैल्यू माइनस करोगे तो ऊपर ही रहेगा ना t। इन्फिनिटी पुट करने पे इन्फिनिटी हो जाएगा, यानी इन्फिनिटी कब है, जब वो 1 से कम है, और ग्रेटर देन 1 के लिए वो क्या है, फाइनाइट वैल्यू के इक्वल है। ठीक है, यानी इतना तो हमें पता चल गया, कन्वर्ज करता है अगर 1 से बड़ा है, डाइवर्ज करता है अगर 1 से छोटा है। बात है इक्वल टू 1 की, तो उसके लिए अलग से निकाल के देख लेते हैं। जब n 1 है, 1 पुट कर दो, क्या आएगा, log x, a से t, log t माइनस log a, डायरेक्ट, और तो हमारे पास ऑप्शन है ही नहीं, t को हमें इन्फिनिटी पुट करना पड़ेगा, लिमिट पुट करनी पड़ेगी, यानी log इन्फिनिटी माइनस log a, इन्फिनिटी आ गया। कोई लिमिट इन्फिनिटी आ गई, इसका मतलब वो क्या करता है, डाइवर्ज करता है, यानी लेस देन 1 और इक्वल टू 1 के लिए तो डाइवर्जेंट है, लेकिन जैसे ही 1 से बड़ी हुई n की वैल्यू, वैसे वैसे ये जो इंटीग्रल है ना, ये क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। ठीक है, आज हम कंपैरिजन टेस्ट ही करेंगे, कल हम सारे एग्जाम्पल्स करेंगे, तो इनको बिल्कुल अच्छे से समझ लेना, इनके प्रूफ वगैरह सब कल हम एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। सो कीप लर्निंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।